नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है साम्यावस्था भाग 8 यानी इक्विलिब्रियम पार्ट 8। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, दुर्लभ अम्लों के आयनन स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे, दुर्लभ साक्षरकों के आयनन स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे, के और केबी में संबंध निकालना सीखेंगे। इस स्लाइड में हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी को एक लॉगरिथमिक स्केल से इजीली समझा जा सकता है, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सक्रियता AH पॉजिटिव के नेगेटिव लॉग के मान को पीएच कहते हैं। सक्रियता का कोई यूनिट नहीं होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन पर हाइड्रोनियम आयन की एक्टिविटी संख्यात्मक रूप से इसकी मोलरता जो H+ आयन द्वारा दिखाई जाती है के बराबर होती है। जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके हिसाब से pH का फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा कि नेगेटिव लॉग ऑफ सक्रियता, और यहाँ सक्रियता H+ आयन की कंसंट्रेशन है। इसी प्रकार HCl के एसिडिक सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 10⁻⁻2 मोल है, अगर हम इसका pH निकालें तो वह 2 आएगा। इसी तरह अगर हम NaOH के एक बेसिक सॉल्यूशन जिसमें OH माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 है और H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 है, तो इसकी pH आएगी 10। शुद्ध तथा उदासीन जल में 298 केल्विन पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 होती है। इसलिए इसका pH 7 होगा। यदि कोई जलीय विलयन अम्लीय होगा यानी एसिडिक होगा तो उसका pH 7 से कम होगा, और अगर वह साक्षारीय है तो उसका pH 7 से ज्यादा होगा, और अगर वह न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका pH 7 के बराबर होगा। तो आइए हम एक इसका उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 3.8 × 10⁻³ मोल है। हमें इसकी pH निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें pH का फॉर्मूला लिखेंगे। फिर हम इस फॉर्मूले में H+ आयन की कंसंट्रेशन डाल देंगे, और एक फॉर्मूला होता है log का log A.B = log A + log B। वो फॉर्मूला हम इसमें पुट कर देंगे। इसके हिसाब से फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी -log 3.8 और -log 10⁻³ और जब हम log की वैल्यू निकालेंगे, log 3.8 की वैल्यू 5.8 होती है और log 10⁻³ की वैल्यू -3 होती है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 2.42 आएगा। तो यह 7 से कम होने के वजह से यह नमूना एक एसिडिक नमूना हो। इस स्लाइड में हम दुर्लभ अम्लों के आयनन स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। हम यह रिएक्शन लेते हैं जिसमें HX एक वीक एसिड है और यह पार्शियली आयोनाइज यानी आयनित होता है जलीय विलयन में। मान लीजिए इसकी प्रारंभिक सांद्रता मोलैरिटी में यह है, और यहाँ पर C अवयोजित अम्ल यानी अनडिसोसिएटेड एसिड HX की प्रारंभिक सांद्रता है, और यहाँ पर अल्फा जो आएगा वह आयनीकरण की मात्रा है, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। तो मान लीजिए कुछ समय बाद इसमें जब आयोनाइजेशन होगी तो इसमें से दो रिएक्टेंट से C अल्फा कुछ कम होगा और प्रोडक्ट की साइड C अल्फा कुछ बनेगा। इसलिए रिएक्टेंट की साइड माइनस साइन है और प्रोडक्ट की साइड पॉजिटिव साइन। और जब इसमें पूरी तरह से इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा होगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C अल्फा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन C अल्फा होगी। इस नोटेशन का यूज करके हम इस इक्वेशन का अम्ल वियोजन साम्य के लिए साम्यावस्था स्थिरांक लिख सकते हैं। अगर हम माने कि इसका साम्यावस्था स्थिरांक K है तो उसकी वैल्यू C²α² C1 - होगी, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में C कॉमन निकाल के काटने के बाद Ka की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी। Ka को अम्ल HX का वियोजन या आयनन स्थिरांक कहते हैं। Ka का मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। जैसे कि अगर HF की Ka की वैल्यू 3.5 × 10⁻⁻4 है तो वह
उतना ही स्ट्रॉन्ग है तो वह उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। उससे फिर कम HNO2 है क्योंकि इसकी वैल्यू और HF से कम है। इसी तरह HCOOH की वैल्यू इन तीनों में सबसे कम है और यह इन तीनों में सबसे दुर्बल एसिड होगा। इस स्लाइड में हम दुर्लभ साक्षरकों के आयनन के बारे में पढ़ेंगे। हम यह रिएक्शन लेते हैं जिसमें आयनाइजेशन हो रहा है साक्षरक यानी बेस MOH का। अम्ल आयनन साम्यावस्था की तरह दुर्लभ साक्षरक आंशिक रूप से M+ और OH नेगेटिव में आयनित होता है। साक्षरक आयनन के साम्यावस्था स्थिरांक को साक्षरक आयनन स्थिरांक कहा जाता है। मान लीजिए इनिशियली यानी t=0 पर MOH की कंसंट्रेशन C है और M+ और OH नेगेटिव की 0 है। यहाँ पर C साक्षरक की प्रारंभिक सांद्रता है यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है और जो यहाँ पर अल्फा आएगा वो साक्षरक की आयनीकरण की मात्रा होगी यानी एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन होगा। और जब यहाँ इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम स्थापित होने पर MOH की कंसंट्रेशन C- अल्फा हो जाएगी और M+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन C अल्फा हो जाएगी। जैसा कि हमें पता है अगर हम इस रिएक्शन का कांस्टेंट निकालें तो वह कुछ इस तरह से निकलेगा और कंसंट्रेशन की वैल्यू डालने पर हमारा Kb कुछ इस तरह से दिखेगा और Kb को सॉल्व करने पर हमारी Kb की वैल्यू C⁴/1 - अल्फा आ जाएगी। Ka तथा Kb में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb हम पहले पढ़ चुके हैं कि Ka और Kb अम्ल और साक्षरक की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में ये एक दूसरे से सिंपल मैनर में रिलेटेड होते हैं। अगर एक का मान पता हो तो दूसरे का पता किया जा सकता है। इसके लिए हम NH4 पॉजिटिव और NH3 के एग्जाम्पल को देखते हैं। यह रिएक्शन में अगर हम Ka की वैल्यू निकालें तो वह कुछ इस तरह से आएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसकी वैल्यू 5.6 × 10⁻⁻10 मोल होगी। और इस रिएक्शन का अगर हम Kb निकालें तो वह कुछ इस तरह से आएगा और उसकी वैल्यू 1.8 × 10⁻⁻5 मोल होगी। और इन दोनों रिएक्शन की नेट रिएक्शन कुछ इस तरह से आएगी और उसकी वैल्यू 1.0 × 10⁻14 होगी। यहाँ पर Ka NH4 की स्ट्रेंथ बताता है कि वह कितना स्ट्रेंथफुल एसिड है। इसी तरह Kb दर्शाता है कि NH3 कितना स्ट्रेंथफुल बेस है। और हम देख सकते हैं कि अगर हम Ka और Kb की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो वह कुछ इस तरह से आएगी और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से वैल्यू काटने के बाद Ka × Kb की वैल्यू कुछ ये आ जाएगी जो कि Kw के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि Ka × Kb = Kw। दो या ज्यादा अभिक्रियाओं को जोड़ने पर उनकी नेट अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक प्रत्येक अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है यानी उन सबके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि K नेट बराबर है K1 × K2 ... जितने आगे कांस्टेंट होंगे एक रिएक्शन के। इसी प्रकार कंजुगेट एसिड बेस के लिए Ka × Kb = Kw होगा। अगर हम इनका नेगेटिव लॉग दोनों साइड लें तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी pKa + pKb = pKw जो कि 14 के बराबर होगा 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर पर। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने pH स्केल के बारे में पढ़ा, दुर्लभ अम्लों के आयनन स्थिरांक Ka के बारे में पढ़ा, दुर्लभ साक्षरकों के आयनन स्थिरांक Kb के बारे में पढ़ा, Ka और Kb में संबंध निकालना सीखा और अगली वीडियो में हम द्वि एवं बहु साक्षरकों अम्ल तथा द्वि एवं बहु अम्लीय साक्षरक के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल समर्थक को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे, सम आयन प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, बफर विलियम के बारे में पढ़ेंगे और अल्प विलीय लवणों की विलयता साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।